मैं सुशीला। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर बंगाल विभाजन, जिसमें देखना है कि कैसे बंगाल पे जीत हासिल किया गया अंग्रेजों द्वारा तथा प्लासी युद्ध के क्या कारण रहा और उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में उस समय अर्थात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है। इसके बाद जितने भी शासक हुए वो अयोग्य, अकुशल ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ साफ जाहिर है कि जब केंद्रीय शक्तियाँ कमज़ोर होगी तो निश्चित रूप से कुछ प्रांत स्वतंत्र घोषित कर दिए। उसमें बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर आदि शामिल हैं। लेकिन आज के इतिहास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बंगाल विभाजन। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल प्रारंभ हो जाता है। उसी समय जैसे ही बंगाल मुगलों से अलग होता है कि तुरंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अपनी गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए रखती है और नियंत्रण करना प्रारंभ हो जाता है। तो देखना है कि बंगाल स्वतंत्र किनके शासनकाल में या कौन सूबेदार था जिनके शासनकाल में बंगाल स्वतंत्र हुआ। तो बंगाल भारत का अगर देखा जाए पूरे भारत में कोई भी प्रांत बंगाल सामूहिक रूप से उस समय बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश सब मिलाकर इसको बंगाल बोला जाता था। ये काफ़ी समृद्ध और संपन्न, यानी पूरे भारत के प्रांतों में सर्वाधिक समृद्ध और संपन्न बंगाल था। चाहे ये कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग धंधे के क्षेत्र में। जैसा कि हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके कि यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आए वो धीरे धीरे बंगाल में अपना कोठी स्थापित करना शुरू कर दिए थे, औद्योगिक केंद्र स्थापित करना शुरू किए थे। अर्थात बंगाल उस समय एक कहा जाए कि देश की आत्मा था। समृद्धि क्षेत्र में बंगाल का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। और उस समय फिर बताया जा रहा है कि 1717 में मुगल शासक था फर्रुखसियर। अब ये कहानी हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि फर्रुखसियर को कुछ घातक बीमारी हुई थी, तो अंग्रेज डॉक्टर ने एक इलाज किया था। उससे वो खुश होकर एक फरमान जारी किया था। उसमें क्या बोला गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा निःशुल्क व्यापार करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। तो 1717 में मात्र 3000 वार्षिक कर पे निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी थी फर्रुखसियर ने। किनको? अंग्रेजों पर। अब सोच सकते हैं आत्मा है बंगाल और बंगाल को सिर्फ कितना मिल रहा है? 3000। किसको हानि हो रहा है? तो भारतीय जनता को हानि हो रही है। फर्रुखसियर को कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी बीच में मुर्शिद कुली खान, वो बंगाल का दीवान था मुगल शासनकाल में। मुर्शिद कुली खान बंगाल के दीवान था। धीरे धीरे वो बंगाल का 1717 में क्या बन गया? सूबेदार बना। आगे चलकर सूबेदार, यही सूबेदार आगे चलकर प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में जाने गए। तो यहाँ प्रश्न आता है कि मुर्शिद कुली खान बंगाल का क्या था? तो दीवान था। दीवान का काम क्या होता है? राजस्व वसूल करना। यही काम करता था बंगाल के दीवान के रूप में। और धीरे धीरे 1717 में जब देखा कि कमज़ोर पड़ रहे हैं, केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ रही है, तो ये घोषणा कर दिया कि स्वतंत्र बंगाल मेरा है। मुर्शिद कुली खान, और उस समय बंगाल की राजधानी ढाका थी और ये राजधानी को बदलकर कहाँ कर दिया था? मुर्शिदाबाद। अपने नाम के अनुकूल राजधानी बनाया था मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान का अवधि क्या रहा? तो ये 1717 से 1727 तक बंगाल में स्वतंत्र का मतलब होता है सारा निर्णय लेना, कोई भी कार्य को करना। ये 27 तक रहा। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी शुजा-उद-दीन आया। लेकिन ठीक है, अवधि तो जानेंगे कि गैप बीच में कौन कौन है। 1727 से 1739 तक शुजा-उद-दीन इसका उत्तराधिकारी बना। इसके बाद सरफराज
ये 1739 से 40 तक ऐसा बताया जाता है कि सरफराज जब सत्ता में आया, बंगाल के नवाब के रूप में, स्वतंत्र नवाब के रूप में आया, तो अली वर्दी खां ये अलग से टपका और इसे कमजोर पाकर सरफराज की हत्या कर देता है और बंगाल की सत्ता में ये विराजमान हो जाता है। कौन? अली वर्दी खां। पहला है मुर्शिद कुली खां और फिर बाद में अगर देखेंगे शक्तिशाली बंगाल के नवाब के रूप में कौन है? तो अली वर्दी खां। ये 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब के रूप में रहा। बंगाल में काफ़ी ये विकास भी बंगाल को किया, समृद्ध भी किया और बन सके तो अंग्रेजों को हमेशा डराने का भी काम किया। अली वर्दी खां का स्टेटमेंट था अंग्रेजों के बारे में, यूरोपियन के बारे में। वो कहा करता था कि ये मधुमक्खी की छतरी की तरह हैं कि अगर इनको न छेड़ो तो शहद देते हैं और छेड़ दो तो ये मार डालते हैं। यूरोपियन, तो यहाँ कहीं पूछा जाता है कि कौन सा बंगाल के नवाब ने यूरोपियन के लिए ये कथन कहा था या ये कहा था कि मधुमक्खी की छतरी की तरह है यूरोपियन, अगर छेड़ दो तो मार देंगे और न छेड़ो तो शहद देंगे। ये है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के 3 पुत्री थे। पुत्र एक भी नहीं, 3 पुत्रियां, और उसी में से एक सबसे छोटी पुत्री जो थी उसी का पुत्र था सिराजुद्दौला, अर्थात इसका ये कौन हुआ? ये नाती और ये नाना। अपने जिंदा में ही अपना उत्तराधिकारी अली वर्दी खां सिराजुद्दौला को सौंप चुका था कि मेरे बाद बंगाल के शासन व्यवस्था को कौन संभालेगा? तो ये सिराजुद्दौला संभालेगा। ये 1756 से 1757, सोच सकते हैं कि उस समय धीरे धीरे अंग्रेज बंगाल पर अपना नियंत्रण करना, स्थापित करना शुरू कर दिए थे और उनके रास्ते में जो बाधक बनते थे उनको कोशिश करने लगे कि कैसे हटाया जाए। सिराजुद्दौला की एक मौसी थी घसीटी बेगम, ये सबसे बड़ा दुश्मन तैयार हो गई। एक मौसेरा भाई था शौकत जंग जो पूर्णिया के नवाब था, ये भी इसका दुश्मन बन चुके। अब कह रहे हैं कि उसी समय, जिस समय 56 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बना, उस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध किन के बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ये 7 वर्ष तक चला था, इसलिए इसका नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। ये 1756 से 1763 तक। सिराजुद्दौला जैसे ही बंगाल के नवाब बनता है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती, एक तो घर के ही लोग चुनौती देते हैं, नहीं कहते हैं कि घर के भेदी लंका ढाए, उसी तरह से इसके जो मौसी थी और मौसी के बेटा, ये इसके बहुत बड़े दुश्मन बन चुके थे। फिर कहते हैं कि कलकत्ता में इस शुरू तो हो गया कि अब कैसे सिराजुद्दौला को हटाया जाए, क्योंकि सिराजुद्दौला अंग्रेजों को जमने नहीं दे रहे थे, उनके बीच में आड़े आ रहा था सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज सोचे कैसे हटाया जाए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कोठी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोठी स्थापित किए वो कलकत्ता में, लेकिन उसको किलाबंदी करने लगे। कोठी स्थापित करना एक उनका उद्योग सेंटर हो गया, लेकिन उसको किलेबंदी करने लगे। आप समझ सकते हैं, मेरे ही घर में आकर और मेरे से आपको खतरा है और मेरे घर में आकर और मेरे ही पर आप ताला लगा रहे हैं। ताला हमको लगाना चाहिए, घेरेबंदी हमको करना चाहिए और कर रहे हैं आप। तो ये किलेबंदी जब करने लगे कोठी पर, कलकत्ता फोर्ट विलियम पर अंग्रेज, तो सिराजुद्दौला, अंग्रेज और उस समय फ्रांसीसी दोनों कंपटीशन में थे और सप्तवर्षीय युद्ध भी चल रहा था। तो दोनों किलेबंदी करने लगे बंगाल में। और जब ये रोक लगाया सिराजुद्दौला कि ऐसा हम नहीं करने देंगे बंगाल पे, तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंततः क्या हुआ आगे चलकर देखिए कि 15 जून 1756 को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। कौन? सिराजुद्दौला अपने सैनिकों के साथ कोलकाता के फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज क्या हो गए? मजबूर हो गए, किले को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अंग्रेज भी चुप बैठने वाले नहीं हैं, ये समझ लीजिएगा। इसी बीच में एक घटना घटी है, वो घटना क्या है? ब्लैक होल की घटना। अब ये घटना के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है कि मनगढ़ कहानी है। एक
मुहिम के अनुसार सिराजुद्दौला को बदनाम करने के का उपाय खोजा जा रहा है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या ये घटना सचमुच घटी है। तो इस घटना में क्या हुआ कि लंबाई था आपका 18 फुट और चौड़ाई था 14 फुट 10 इंच, एक छोटा सा कमरा, और उसमें 146 अंग्रेज, उसमें बच्चे, महिला, पुरुष सब थे, ऐसा बताया जाता है कि थे। और सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उसको कब 20 जून को उसमें ताला बंद कर दिया। एक इतना छोटा कमरा में 146 लोग को घुसा कर अगर 2 दिन छोड़ देते हैं तो निश्चित मौत हो जाएगी। जब वो 23 जून को देखा जाकर सुबह ताला खोल के, तो 146 में मात्र कितने बच्चे थे? 23 लोग जीवित बचे, बाकी सारे लोग मर गए। अब ये क्लियर नहीं है अभी तक कि क्या सचमुच ये घटना, ऐसा बताया जाता है। इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार कहता है कि नहीं, इसमें एक पैसा सच्चाई नहीं है, लेकिन अंग्रेजों का ये कूटनीति है। किस लिए? सिराजुद्दौला के खिलाफ सारे लोगों को, आम जनता से लेकर सारे लोगों को भड़काने का काम करना। और इसकी जांच के लिए रखा गया हॉलवेल, जो अंग्रेज एक का ये सेनापति था, अधिकारी था, हॉलवेल इसको जांच के लिए रखा गया कि आप जांच कीजिए इसमें क्या सच्चाई है। तो कहीं कहीं पूछता है कि ब्लैक हॉल की जो घटना घटी, उस घटना को चर्चित करने में, प्रसिद्ध करने में किस अंग्रेज अधिकारी का हाथ था? तो ये हाथ है हॉलवेल का। ठीक है, अब यही घटना कहते हैं ब्लैक हॉल की जो घटना थी, यही घटना को कहा जाता है कि प्लासी युद्ध का तत्कालीन कारण यही घटना थी। प्लासी युद्ध का तत्कालीन कारण था ब्लैक हॉल की घटना। क्लाइव, ये दक्षिण भारत में सेनापति था क्लाइव, इसके नेतृत्व में दक्षिण भारत से कोलकाता भेजा गया सेना को कि जाओ भाई संभालो, सिराजुद्दौला कर रहा है। क्लाइव क्या करता है कि अपने सेना के साथ 2 जनवरी 1757 को फोर्ट विलियम जो किला था उस पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद 2 जनवरी 1757 को आक्रमण कर देता है और युद्ध की घोषणा कर देता है। सिराजुद्दौला भी अपने सैनिकों के साथ जाता है, युद्ध करता है, लेकिन परिणाम क्या होता है कि अंत में अलीनगर की संधि करनी पड़ती है। ये कब होती है अलीनगर की संधि? 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर क्यों कहा गया? शायद ऐसा बताया जाता है कि कोलकाता का पुराना नाम है अलीनगर। ये संधि करनी पड़ती है, अलीनगर की संधि। आप समझ सकते हैं कि दोनों पक्ष में आग जलना शुरू हो गया है और ये कोशिश है कि कब मौका मिले कि एक दूसरे को हटाएं। और खासकर अंग्रेज का उद्देश्य था भारत को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना। इसलिए सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब को हराना चाहते थे, ऐसे नवाब को बैठाना चाहते थे जो अंग्रेज के मुताबिक शासन व्यवस्था को संभाले बंगाल को। तो यहाँ देखना है कि जो क्लाइव जो सेनापति था, ये क्लाइव क्या करता है कि जब सिराजुद्दौला की बढ़ती हुई शक्ति को देखता है तो उसको भय लगता है। वो ब्रिटेन सूचना पत्र लिखकर भेजता है कि हमको सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब पे चढ़ाई करना, आप सैनिकों को भेजिए। तो वहाँ से ये आदेश आता है कि नहीं, इस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है बंगाल और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, इसलिए नहीं भेजा जाएगा। जो आपके पास है उसी से काम चलाइए। तो क्लाइव थोड़ा कूटनीति में आगे था, चालाक था, दूरदर्शी सोच रखने वाला था। उसने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए कि सिराजुद्दौला को यहाँ युद्ध में पराजित किया जाए। उसने उसके मंत्रियों से कुछ खबरें, सूचनाएं, गुप्त सूचना के आधार पर ये जानना चाहे कि उसकी कमजोरी क्या है। तो उसकी कमजोरी क्या थी कि सिराजुद्दौला के अपने ही सेनापति मंत्रियों ने वफादार नहीं थे, इसके विरोध थे अंदरूनी। और वो क्या किया क्लाइव ने कि इसके जितने विरोधी थे उसको अपने समर्थन में ले लिया। अब समझ सकते हैं कि हम सिराजुद्दौला जिस पे उम्मीद किए हैं वही दूसरे के पक्ष में चल गया और हमको पता भी नहीं। पता चले तो शायद हम कुछ अल्टरनेट व्यवस्था भी कर सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं चला कि मेरे अपने लोग
दूसरे के पक्ष में जा रहे हैं। वैसे ही स्थिति रहा क्लाइव की कूटनीति। पहला मीर जाफर, जो कौन था? मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापति था। इसको ये क्लाइव ने क्या किया? फोड़ दिया कि अगर तुम मेरे पक्ष में होकर युद्ध करते हो तो सिराजुद्दौला को हराने के बाद बंगाल के नवाब मीर जाफर को बनाया जाएगा। मीर जाफर हामी भर दिया क्योंकि इसको सत्ता चाहिए था। ये भी इसके पक्ष में आ गया। राय दुर्लभ जो दीवान के पोस्ट पे था, राजस्व मंत्री, ये भी अपने सिराजुद्दौला शासक के खिलाफ आकर क्लाइव के पक्ष में आ गया। और तीसरा था घसेटी बेगम, हम लोग जानते हैं शौकत जंग, और अमीन चंद्र साहूकार। घसीटी बेगम मौसी, ये मौसेरा भाई, और ये साहूकार था, व्यापारी था अमीन चंद्र, जो काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे, बिजनेसमैन। ये भी इसके पक्ष में चले गए। और जगत सेठ बैंकर था, ऋण देने वाला, ये भी इसके पक्ष में चले गए। और सिराजुद्दौला की ये सब घटना की जानकारी नहीं थे कि ऐसी स्थिति है। अपनी सेनाओं को दम लगाकर पूरा योजना के साथ तैयारी कर रहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को हरा देना है। और रिजल्ट तो आप समझ सकते हैं, रिजल्ट तो परिणाम तो पहले से ही तय हो चुका है कि रिजल्ट किसके पक्ष में आने वाला है, तो अंग्रेज के पक्ष में आएगा। लेकिन सिराजुद्दौला को ये रणनीति समझ में नहीं आ पाई थी। 23 जून 1757 को दोनों पक्ष की सेनाएं प्लासी नामक गांव में, कहते हैं कि मुर्शिदाबाद से 22 मील दूरी पर ये प्लासी नामक गांव है, वहां दोनों पक्ष की सेनाएं, एक तरफ अंग्रेज, उसका नेतृत्व करता कौन था? क्लाइव, और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की सेनाओं ने, उसमें मीर जाफर, आपका राय दुर्लभ, आपका मीर मदन और मोहनलाल, सारे सेनापति अपने सेनाओं को लेकर युद्ध के मैदान में उतरते हैं। इसी बीच में जो मीर जाफर और राय दुर्लभ है, वो युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों को इशारा कर देता है कि युद्ध करना नहीं है, चुपचाप देखना। आप समझ सकते हैं, हथियार हम लेके गए, वो हथियार टूट गया, हम युद्ध की कल्पना कहाँ से कर सकते हैं। मीर जाफर निष्क्रिय रहा युद्ध के मैदान में, बिल्कुल कुछ नहीं किया। और सिराजुद्दौला के वफादार जो दो सेनापति थे, वो सेनापति थे एक मीर मदन और एक मोहनलाल, जो युद्ध करते करते युद्ध के मैदान में शहीद हो चुके। और अंत में सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। और 1757 में बंगाल के नवाब के रूप में कौन जाना जाता है? मीर जाफर। ये 57 से 1760 तक बंगाल के नवाब बनता है मीर जाफर। इसको बोला जाता है कि अंग्रेजों के कठपुतली था। जो अंग्रेज कहते थे, अंग्रेज वही चाहते थे कि बंगाल में मेरा सारा चीज हो जाए। ये अंग्रेजों की कठपुतली रहा मीर जाफर, हर बात को मानता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब मीर जाफर को भी समझ में आया कि नहीं, अंग्रेज कहीं न कहीं हमें शोषित कर रहे हैं, तो आवाज़ उठाना शुरू कर दिया मीर जाफर। और फिर इसके दामाद को, मीर जाफर के दामाद को 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब बनाने के लिए बुला लेते हैं। लेकिन मीर कासिम मीर जाफर से कहीं 4 गुना अधिक निकला। वो और अंग्रेजों का विरोध करने लगा। फिर मीर जाफर को बैठाया गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे मीर जाफर, मीर कासिम क्या क्या बंगाल में किया, अंग्रेज कौन सी नीति अपनाए कि आगे चलकर 1765 में यहाँ के दीवान अपने हाथों में ले लेते हैं। दीवान का अर्थ समझते हैं? भू राजस्व, यानी पैसा आप वसूलिएगा, हम नाम मात्र के मालिक रहेंगे। ऐसी स्थिति बन चुकी थी। और यहीं से 1765 से अंग्रेज बंगाल से ही भारत में अपना नियंत्रण अर्थात पैर जमाना शुरू कर देते हैं, जो आगे चलकर बक्सर के युद्ध होती है। और धीरे 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 यहाँ गवर्नर जनरल और वायसराय के पोस्ट आते आते धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि जितना बताया गया है, इसको कहानी के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे कि कौन आया, किसकी बेटी, 3 बेटा कैसे बैठे और कौन शुरुआत किया, संस्थापक किया, कैसे हुआ, अंग्रेज कैसे इसमें आकर अपने टांग अड़ाना शुरू किए। और अंततः इस युद्ध के परिणाम में अंग्रेज समझ गए कि भारत में एकता का अभाव है,
भारतीय शासक आपस में मिलकर नहीं रहते हैं, राजनीतिक कमजोरियां को वो भाप लिए और आगे की रणनीति को तैयार करना शुरू कर दिए। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मीर जाफर, मीर कासिम और बक्सर युद्ध लेकर उपस्थित होंगे।